क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका गला बुरी तरह सूख गया था और सांस रुक रुक कर चल रही थी। उसके पैर कांपे जा रहे थे और उसे लग रहा था कि वह किसी भी टाइम गिर पड़ेगा। चीजों की रफ्तार चाहे कितनी ही धीमी क्यों ना हो, उसकी नजर में तमाम चीजें आपस में गड़मड़ होती लग रही थीं। उसे किसी एक जगह पर कंसंट्रेट करना मुश्किल लग रहा था और उतना ही मुश्किल अपने रिवॉल्वर को थामे रखना। मुद्दे की बात परदेसी के मन में साफ थी। उसे अमीराजादा पर गोली चलानी थी और खिड़की से कूदकर भाग जाना था। जाहिर सी बात थी कि परदेसी को गोली दागने की बारीकियों की कोई समझ नहीं थी। दरअसल उसे तो रिवॉल्वर थामने तक की तमीज नहीं थी। ऊपर से दिनदहाड़े कोर्ट के अंदर किसी का मर्डर करने का ख्याल ही अपने आप में बेतुका था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हिफाजत के सख्त इंतजामात के बीच कोई अपनी बंदूक तानकर एक गैंगस्टर को मार गिरा सकता है। हिंदुस्तान में उन दिनों अदालतों में गोलियां चलने की घटनाएं सुनने में नहीं आती थीं। ये आमतौर से हॉलीवुड ड्रामा टाइप्स अनरियलिस्टिक सी बात थी। राजन अच्छी तरह से जानता था कि गोली चलाने के बाद अदालत से निकल भागने का कोई उपाय नहीं था। वह यह भी जानता था कि एक बार परदेसी पुलिस के हत्थे चढ़ा तो सारा पिक्चर वहीं पर फिनिश हो जाएगा। परदेसी का कोई परिवार नहीं था, इसलिए न तो पैसे लेने कोई आएगा और न ही उसे किसी चीखती चिल्लाती मां या बहन से निपटना पड़ेगा। और परदेसी अमीरजादा को पक्के तौर पर रास्ते से हटा देगा। इससे ज्यादा कारगर प्लानिंग और क्या हो सकती थी। इसीलिए परदेसी को सुपारी दी गई थी। भले ही उसे एक्सपीरियंस नहीं था, पर वह यूज एंड थ्रो करने लायक तो था ही। परदेसी को उरान के उल्वा गांव में ले जाया गया। उल्वा कोंकणी मुसलमानों का एक कम्युनिटी थी जो दाऊद को अपना मानते थे। यहाँ की पहाड़ियों में एकांत था और गोली चलाने की प्रैक्टिस करने वालों पर यहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता था। हालांकि परदेसी ने अपनी स्टाइल में इस प्रैक्टिस में काम का कुछ खास हासिल नहीं किया। वह अपने रिवॉल्वर के साथ देर तक ऐसे ही खेलता रहा ताकि वह उसके दागे जाने के झटके का यूज टू हो सके। उसे अपने खर्च के लिए दाऊद इब्राहिम से पैसे मिले थे और अपनी मनमाफिक जिंदगी के मुताबिक वह ज्यादातर वक्त आराम करते बिताता रहा। दाऊद इब्राहिम टाइम टाइम पर इस नए पंटर की तरक्की के बारे में छिड़कर पूछताछ करता रहता और राजन उसे तसल्ली देकर खामोश करता रहता। दाऊद को पक्का विश्वास हो चला था कि परदेसी साला ठीक आदमी नहीं है और उसने कई बार अपनी नाराजगी जाहिर भी की थी। लेकिन परदेसी यूज थ्रो वाली बात अब भी सौदे को पक्का किए हुए थी। परदेसी के थोड़े से दिन ही बचे थे, लेकिन वो इस बात से बेखबर था। आखिरकार राजन ने देखा कि वक्त आ चुका है। 6 सितंबर 83 को डेविड परदेसी को सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट के सिटी कोर्ट में ले जाया गया। वह परेशान था और उसका पसीना छूट रहा था। ढीली टी शर्ट और पैंट पहने, टी शर्ट के अंदर अपना रिवॉल्वर छुपाए, वह घबराया हुआ कोर्ट में चलता रहा। यह अच्छी बात थी कि उसने अपनी तरफ किसी का ध्यान नहीं होने दिया। जब जज ने लोगों को खामोश रहने और अमीरजादा को अदालत में तलब करने का ऑर्डर दिया, तो परदेसी ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। उसने अपने खड़े होने के अंदाज को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस वालों के सिरों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि उसकी गोली से शिकार को मरना चाहिए। परदेसी को गोली चलाने के बाद पहली फ्लोर की खिड़की से नीचे उसका इंतजार करती जीप में कूदना था। राजन, उसका ड्राइवर बलराम वेणुगोपाल और अली अंतुले कोर्ट के नीचे उसकी राह देख रहे थे ताकि वह किसी भी हालत में पुलिस के हाथ न लग पाए। जब परदेसी ने अमीरजादा पर निशाना साधा तो उसका दिमाग एकदम खाली था। उसके सामने वाला पुलिस वाला थोड़ा सा खिसका और अचानक उसने जैसे तैसे अमीरजादा के माथे पर निशाना साधा और फायरिंग कर दी। कोर्ट के कमरे में एक हल्का सा धमाका हुआ और अमीरजादा अपने घेरे के बीचों बीच गिर पड़ा। लोग हर तरफ भागने लगे, जिससे अदालत के कमरे में अफरा तफरी मच गई और पुलिस हालात को संभालने की कोशिश करने लगी। कुछ पलों के लिए भागम भागी फैल गई और परदेसी भागने के लिए मुड़ा, लेकिन सब इंस्पेक्टर बागवान की नजर उस पर पड़ गई थी। उसने तेजी से अपना रिवॉल्वर निकाला और फायरिंग कर दी। उसने परदेसी की गर्दन पर निशाना साधा था, जो एकदम सही पड़ा। परदेसी गिर पड़ा, घायल हो गया, लेकिन मरा नहीं।
इसहाक बागवान उसे लेकर पास के जेजे हॉस्पिटल भागे। इस बीच राजन और उसके आदमियों ने वेट करने के बाद जब यह पक्का कर लिया कि उनका शिकार मर चुका है तो उन्हें भी वहां से कल्टी मार ली। उनका ख्याल था कि परदेसी पर गोली चलाई गई थी, इसलिए वह भी मर जाएगा। लेकिन परदेसी बच गया था। उसकी चोटें घातक नहीं थीं। परदेसी ने बहादुरी का कोई प्रदर्शन नहीं किया। वह कोई गैंगस्टर नहीं था। वह तो अपने इस बुरे सपने से छुटकारा चाहता था। सब इंस्पेक्टर बागवान की पहली ही पेशकश पर वह पुलिस का गवाह बनने को राजी हो गया। उसने राजन और दाऊद दोनों के खिलाफ अमीरजादा के मर्डर में शामिल होने की गवाही दी। राजन और दाऊद इब्राहिम गिरफ्तार कर लिए गए। राजन के लिए यह घटना उसकी मौत की गारंटी बन चुकी थी, क्योंकि दाऊद के मुख आबले बहुत छोटी मछली होने के नाते उसके लिए वैसी सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी जैसी कि दाऊद के लिए थी, और एक बार जेल से बाहर आने के बाद उसे आसानी से उड़ाया जा सकता था। दाऊद के लिए इस घटना का मतलब था कि बंबई अब उसके लिए सुरक्षित जगह नहीं रह गई थी। बागवान ने परदेसी को अपनी हिफाजत में रखा और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने में उसकी मदद की। लेकिन दाऊद का एक बार का दुश्मन हमेशा के लिए उसका दुश्मन होता था। दाऊद ने उसका हर जगह पीछा किया। बाद में परदेसी ने शादी कर ली और दुबई चला गया, जहां वह ऑडियो कैसेट बेचने लगा। लेकिन उसे दुबई से भागने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। वह बंबई लौट आया। आखिर में कुछ सालों बाद वह बंबई के एक होटल में और रहस्यमय परिस्थितियों में मुर्दा पाया गया। दाऊद ने परदेसी का जिस तरह आखिर तक पीछा किया, वह इस बात की मिसाल है कि बदला लेने के मामले में वो कितना अडियल हो सकता है। परदेसी ने उसका मकसद पूरा कर दिया था, फिर भी वह उसके शिकार के लिए पीछे लगा रहा, तो सिर्फ इसलिए कि उसने पुलिस के सामने अपनी जुबान से दाऊद इब्राहिम का नाम फिसल जाने दिया था। दाऊद इब्राहिम ने छोटी से छोटी धोखेबाजी को न तो माफ किया और न ही कभी भूला। अमीरजादा के ऐसे चकचारी मर्डर ने पठान गैंग और अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। इस मर्डर का जवाब बाद में कैसे दिया गया, वो सब पता चलेगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो फिर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर मारो। थैंक यू।